सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी भी तरल में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का व्यंजक करेंगे। इट मीन्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एनी फ्लूइड। V is equal to root over E by rho. V is equal to root over E by rho. This is the speed of longitudinal wave in any fluid, where E is, what is E? E is bulk modulus of that fluid or that medium, and rho is the density of that medium. E है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रो है उस माध्यम का घनत्व। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करना है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस फॉर्मूले को डिराइव करें, इस फॉर्मूले की व्युत्पत्ति पे आए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग का प्रोपगेशन यानी कि संचरण कैसे होता है, किसी भी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे प्रोपगेट करता है। हमने तरंगों के बारे में पढ़ा है, तरंगों के प्रकार के बारे में पढ़ा है। दो प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कण क्या करते हैं, जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of wave propagation, and the longitudinal waves are those waves in which the particles of the medium vibrate along the direction of wave propagation. अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। तो ये जरा वीडियो आप देखिए, हमको बस इतना से मतलब है, साउंड की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दे वाइब्रेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में एक निश्चित समय अंतराल के बाद बाय अ डेफिनेट टाइम इंटरवल वो एक दूसरे के बहुत पास आएंगे और एक दूसरे के दूर जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के दूर जाएंगे एक निश्चित समय अंतराल के बाद। अब हम बात करते हैं ऐसे प्लेसेस की, ऐसे जगहों की बात करते हैं जहां पे वो कण बहुत पास पास हैं, यानी जहां पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, जहां पे घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन यानी कि संपीड़न। और जहां पे वे बहुत दूर हैं, इसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन यानी कि विरलन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट करता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, और जहां पे कंप्रेशन फॉर्म होगा, जहां पे संपीड़न बनेगा, वहां पर दाब अधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मीडियम के जिस भी जगह पे संपीड़न बना है, कंप्रेशन फॉर्म हुआ है, वहां का प्रेशर, वहां का दाब सबसे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है। और जहां पे रेयरफैक्शन है, वहां पे दाब, वहां पे प्रेशर कम है। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस और दिस इज the way by which the longitudinal wave propagate in any fluid or any medium। तो अब देखते हैं कि किसी भी फ्लूइड में, किसी भी तरल में हम लोग स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड को कैसे फाइंड आउट, कैसे डिराइव करेंगे, व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड कॉलम है, बेलनाकार तरल स्तंभ है एक्स अक्ष के अनुदिश, हम मान लेते हैं। और इसमें मुझे टाइम लगने वाला है, तो चलो मैं बना रहा हूँ एक बेलनाकार, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इसकी, एक बेलनाकार स्तंभ बनाना है मुझे। फ्लूइड कॉलम लेना है, एक्स अक्ष के अनुदिश लेना है, बेलनाकार फ्लूइड कॉलम एक्स अक्ष के अनुदिश। अब इसको ज़रा रोटेट कर लिया जाए, तो बेलन कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा कहीं। बेलन है कहाँ, बेलन कहाँ है बेलन? ये तो प्रोग्राम फेल हो गया यार, मज़ा नहीं आया। अब मैं बेलन कंसिडर करता हूँ मैनुअली, टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए, मैं ले रहा हूँ एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड कॉलम अलोंग पॉजिटिव एक्स, एक बेलनाकार तरल एक्स अक्ष के अनुदिश तरल स्तंभ लिया है।
बेलनाकार तरल स्तंभ, चलो ग्रीन कलर का है, ये भी ग्रीन कलर का है, ठीक है, ओके डन। चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हमने कंसिडर किया, अभी हमने माना है कि एक्स अक्ष के अनुदिश एक तरल का बेलनाकार तरल का एक स्तंभ, बेलनाकार स्तंभ, तरल का बेलनाकार स्तंभ लिया है एक्स अक्ष के अनुदिश, सिलेंड्रिकल फ्लूइड कॉलम अलोंग एक्स एक्सिस, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो स्मॉल ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उस फ्लूइड कॉलम का, उस तरल के स्तंभ का, ओके। और अब इस फ्लूइड के, इस स्तंभ के किसी भी एक पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूं, मूल बिंदु ले लेता हूं, और उस मूल बिंदु से वो मूल बिंदु कहीं होगा, उस मूल बिंदु से x की दूरी पर मैं एक प्लेन ले रहा हूं ए बी। अब सोचते जाइए दिमाग में क्या क्या ले रहे हैं। एक ले लिया एक फ्लूइड कॉलम का एक पॉइंट कहीं भी ओरिजिन ले लिया है, एक मूल बिंदु ले लिया है, उस मूल बिंदु से x दूरी पर एक प्लेन ए बी कंसिडर किया है। चलो ये प्लेन कंसिडर कर लिया ए बी फ्लूइड का एक प्लेन है, दिस इज ए बी। और अब उसी ओरिजिन से x प्लस डी एक्स पे, कितना, x प्लस डी एक्स पे एक दूसरा प्लेन कंसिडर करते हैं सी डी। एक सेकेंड प्लेन है ओरिजिन से x प्लस डी एक्स के डिस्टेंस पे, x प्लस डी एक्स के डिस्टेंस पे एक सेकेंड प्लेन जिसका नाम ले लिया है ए बी हो गया, और इसका नाम ले दिया सी डी, ओके। तो अभी तक का सीन क्या है जरा देखो, क्लियर कर लो, अपने दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने कंसिडर किया है एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड कॉलम, एक बेलनाकार तरल स्तंभ एक्स अक्ष के अनुदिश, जिसका अनुप्रस्थ यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और अब उसके किसी भी एक बिंदु को हम मूल बिंदु ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं, और उस ओरिजिन से एक्स के डिस्टेंस पर एक प्लेन ए बी है, लिया है, कंसिडर किया है, माना है, और एक्स पर डी एक्स पे एक सेकेंड प्लेन सी डी कंसिडर किया है। यानी कि हम उस फ्लूइड कॉलम का एक स्मॉल एलिमेंट, एक अल्पांश ए सी मान लेते हैं। हमने उस फ्लूइड कॉलम का, उस तरल के स्तंभ का एक अल्पांश ए सी लिया है, ये क्लियर है। अब देखो, अब उस फ्लूइड कॉलम में, उस तरल के स्तंभ में एक समतल प्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग बह रही है, प्रवाहित हो रही है। इट मीन्स कि उस फ्लूइड कॉलम में एक प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स, जिसकी वजह से ए बी पे जो पार्टिकल्स होंगे, ए बी पे जो कण होंगे, वो विस्थापित हो जाएंगे, अब डिस्प्लेस हो जाएंगे अपने मीन पोजीशन से, अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित हो जाएंगे। सी डी समतल पे जो कण होंगे वो भी अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित हो जाएंगे, यानी कि डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो तरंग के प्रवाह की वजह से, ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मान लो ए बी चला गया कितने डिस्टेंस पे, अपने मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, मान लो चला गया ये अपने मीन पोजीशन से y डिस्टेंस पे चला गया। यानी ए बी पे जो पार्टिकल होंगे ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तरंग के प्रवाह की वजह से चले गए हैं, उनका नया पोजीशन क्या है भाई, उनका नया पोजीशन मान लो कि ये है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ए बी, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ए बी, और इसका नाम दे दो आप ए डैश सी डैश, ठीक है। सी डी जो प्लेन है, यहां पे जो कण होंगे वो भी तो विस्थापित होंगे। मान लो ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तरंग के प्रवाह की वजह से अब ये यहां से विस्थापित होकर चला गया इधर कहीं, कितने दूरी पर, y प्लस डी वाई की दूरी पर। तो ये उसका नया पोजीशन मैं ले लेता हूं, ऐसा कुछ, इसको मैं दे देता हूं क्या, और सॉरी ये तो बी डैश होना चाहिए था, ये हो जाएगा सी डैश डी डैश, ए बी सी डी, ये एक्स पे है, ये एक्स प्लस डी एक्स की दूरी पर है। तरंग के प्रवाह की वजह से ये जो ए बी प्लेन है उसका जो नई स्थिति है वो ए डैश बी डैश है, सी डी जो प्लेन है उसकी नई स्थिति सी डैश डी डैश है। तो अब तरंग के प्रवाह की वजह से यहाँ पे जो विस्थापन हुआ है, तो पहले हम देखते हैं एक्स अक्ष, ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया आपको आप दिमाग में रखिए, मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश दूरी के साथ
दूरी के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ डिस्टेंस, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर कितनी होगी देख लीजिए, दैट विल बी dy बाई dx। y है डिस्प्लेसमेंट, x है डिस्टेंस, dy बाई dx, यानी कि y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, यानी कि दूरी के साथ y यानी कि विस्थापन के परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अलोंग x ना, अलोंग x, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो जो कण होंगे वो तरंग के प्रवाह के अनुदिश ही विस्थापित होंगे। चलो अब हमने फ्लूइड कॉलम जो तरल स्तंभ है वहां पे एक अल्पांश AC लिया है, तो तरल के स्तंभ जो हमने कंसिडर किया है, स्तंभ के अल्पांश AC की प्रारंभिक लंबाई, द इनिशियल लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट फ्लूइड कॉलम कितनी हो जाएगी भाई, ये यहाँ से x प्लस dx की दूरी पे है, ये यहाँ से x की दूरी पे है, तो ये हो जाएगा dx। दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, इस अल्पांश का प्रारंभिक लंबाई है। तो उस स्तंभ के अल्पांश जैसा भी रखिएगा, एक एक चीज आपको लिख के बता रहे हैं, टाइम लग सकता है। स्तंभ के अल्पांश AC का प्रारंभिक आयतन, AC का प्रारंभिक आयतन, उस स्मॉल एलिमेंट का इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, इसका लेंथ कितना है, dx है, एरिया कितना है, a है, तो a इंटू dx, a इंटू dx। यहां तक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, यहां तक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कोई डाउट छोड़ा ही नहीं है। चलिए, एंड नॉट ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये स्मॉल एलिमेंट AC कहां पहुंच जाता है, उसकी नई स्थिति जो है a' है। तो अब यहां पे देखते हैं अल्पांश के नए स्थिति पर उसकी लंबाई AC जब a' पे पहुंचा है तो उसकी लंबाई कितनी है देख लेते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, C' में से a' को माइनस करना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, C' ओरिजिन से है x प्लस dx प्लस y प्लस dy के डिस्टेंस पे है, और इसमें से इसके स्थिति को, इसके पोजीशन को आप माइनस कर दो, x प्लस वाई को माइनस कर दो, x प्लस वाई, तो ये आपको मिल जाएगा dx प्लस dy। तो a' की लंबाई कितनी है, a' की लंबाई है, a' यहाँ लिखना भूल गया था मैं, a' पे उसकी लंबाई कितनी होगी, dx प्लस dy होगी। आयतन में परिवर्तन कितना, आयतन क्या हो जाएगा, अल्पांश के नए स्थिति पर उसका आयतन कितना हो जाएगा बच्चा, आयतन हो जाएगा लंबाई में इंटू कर दो एरिया का। तो ये है dx, इसकी लंबाई, a dx है इस अल्पांश का आयतन, और नए पोजीशन पे जब वो पहुंचा है तरंग के प्रवाह की वजह से, तो उसकी लंबाई हो जाती है dx प्लस dy, आयतन हो जाता है dx प्लस dy इंटू a। और अब देख लेते हैं लंबाई में परिवर्तन कितना है भाई, तरंग के प्रवाह की वजह से अल्पांश के लंबाई में परिवर्तन। तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, ओए लंबाई में परिवर्तन, हालांकि यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन का कोई यूज है नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, dx प्लस dy माइनस dx प्लस dy माइनस dx, यानी कि dy। दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। और अब देखते हैं आयतन में परिवर्तन कितना हुआ है,
आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना होगा, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, dx प्लस dy a, dx प्लस dy इंटू a माइनस dx या फिर a dx, तो ये मिलेगा आपको a dy। आयतन में परिवर्तन आपने निकाल लिया। आपके पास प्रारंभिक आयतन भी है, प्रारंभिक आयतन कहाँ गया, ये है प्रारंभिक आयतन a dx। आयतन में परिवर्तन है, प्रारंभिक आयतन है, तो अब हम देख लेते हैं आयतन विकृति कितना होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन विकृति यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा बच्चा। आयतन विकृति का फॉर्मूला क्या होगा, विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। तो यहाँ आयतन की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटा हो जाएगा प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन कितना है, प्रारंभिक आयतन है a dx, अंतिम आयतन है a dy, यानी आयतन में परिवर्तन है a dy, a और a कैंसिल हो गया, तो आयतन विकृति आ गया है, यहाँ तो लिख ही रखा है, तो आयतन विकृति आ जाएगा dy बाई dx। आई थिंक यहाँ तक तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। यह है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dy बाई dx। और अब हम फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए कि जो फ्लूइड आपने लिया है उस फ्लूइड का बल्क मॉडुलस इज ई, कैपिटल ई। जो भी तरल पदार्थ आपने लिया है उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई है। तो यदि तरल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो, कैपिटल ई हो, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले तो मैं पूरा लिख दूं ताकि आपके मन में कोई भी शंका न रहे। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। चलो मैं यहां पे इसको ई से दिखा रहा हूं, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आपको याद है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा आयतन विकृति, आयतन विकृति। तो यहां पे जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो दाब में परिवर्तन होगा, यहां पे जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो दाब में परिवर्तन होगा। मान लीजिए दाब में परिवर्तन भी है, स्मॉल p, माइनस p क्यों लगाया है अभी बता दूंगा मैं, माइनस क्यों लिखा है वहां पर। आयतन विकृति कितना आया है, dy बाई dx। तो दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन कितना मिला, दाब में परिवर्तन है p इज इक्वल टू माइनस ई dy बाई dx। p इज इक्वल टू माइनस ई dy बाई dx। माइनस का मतलब यह है कि अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा। माइनस का मतलब यही है कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो दाब घट रहा है, और अगर आयतन घट रहा है तो दाब बढ़ रहा है। यह है दाब में परिवर्तन। P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स, P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, तो ये जो संबंध है P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये रहा P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स। और इसके बाद मैं एक दो स्टेप जो अभी मैं लेने वाला हूं, एक दो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो इस डेरिवेशन के पार्ट नहीं है। जब उसको आप एग्जाम में लिखते हैं तो इस वाले पार्ट को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ वहां से एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं जो आपके काम आ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन उसको आपको इस डेरिवेशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मान लेते हैं कि एक जिस वेव की हम बात कर रहे हैं, जिस तरंग की बात कर रहे हैं, जो प्रगामी तरंग है वो अनुदैर्ध्य है, जो फ्लूइड में बह रहा है। मान लो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। प्रगामी तरंग का समीकरण, v तरंग का वेग है,
ये उसका आयाम है। तो मैं यहाँ से क्या dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। हाँ, लेकिन 2 पाई अपॉन लैम्डा इसके साथ गुणा है तो इसको यहाँ से गुणा करना पड़ेगा ना, 2 पाई ए अपॉन लैम्डा। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पाई ए लैम्डा साइन। अच्छा, साइन का कॉस भी तो होगा, ये भी गलती किया, कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो यहां से दाब में परिवर्तन कितना आएगा देख लीजिए, ई तो पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 पाई ए ई अपॉन लैम्डा, और ये हो गया cos 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये जो चीज है यहां से यहां तक ये कांस्टेंट है, इससे आप दाब आयाम कह सकते हैं, जिसको आप पी नॉट दिखा सकते हैं। तो cos 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ओके, तो P इज इक्वल टू 2 पाई ए ई अपॉन लैम्डा cos 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। मान लेते हैं कि कण का वेग v जो है वो तरंग का वेग है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। लेकिन मान लीजिए y, जिस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो कण विस्थापित हुआ है, उसका वेग अगर, कण का वेग यानी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कुछ होगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? उसके विस्थापन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी टी। क्या मिलेगा आपको? यहां पे मिल जाएगा 2 पाई v भी आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, a भी है यहां पर, साइन का अगेन कॉस हो जाएगा, और ये वी टी माइनस, अच्छा 2 पाई अपॉन लैम्डा कहां गया? 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग है ये डी वाई बाई डी टी 2 पाई वी लैम्डा ए कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। और अब हमने यहां पे संबंध निकालने वाले हैं, दाब में परिवर्तन और कण के वेग में, कण के वेग में संबंध, तरंग का वेग भी उसमें आ जाएगा। दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन P बराबर, देखो यह है दाब में परिवर्तन 2 पाई ए लैम्डा, बस वहां पे E नहीं है तो यहां पे मैं E का इंटू कर लेता हूं, ठीक है। डी वाई बाई डी टी, इस पूरे की जगह पे मैं डी वाई बाई डी टी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे V नहीं है, वहां पे V एक्स्ट्रा है, V से भाग दे देता हूं, तो ये आ जाएगा दोनों में संबंध, P इज इक्वल टू ई डी वाई बाई डी टी वी, यानी कि दाब में परिवर्तन किसके बराबर है? यह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इंटू कण का वेग, इंटू कण का वेग डिवाइडेड बाई तरंग का वेग, डिवाइडेड बाई तरंग का वेग। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इंटू कण का वेग डिवाइडेड बाई तरंग का वेग, ये संबंध आप याद रखेंगे। और इसका इस डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसको आप ये जो पोर्शन है, ये जो भाग हमने किया है, इसको आप इस डेरिवेशन में इंक्लूड ना करिए, काम ना आएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दाब में परिवर्तन P इज इक्वल टू ई डी वाई बाई डी टी इंटू वी, ये याद रखेंगे। हम लोग फिर यहां से कंटिन्यू करने वाले हैं। अपना लक्ष्य मत भूलिए, हमारा जो एम है क्या है, हमको फाइंड आउट करना है, हमको डिटरमाइन करना है या फिर डिराइव करना है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम यहां तक आ चुके हैं। P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स, P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स, P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। अब मान लेते हैं कि x अक्ष के अनुदिश दूरी के साथ, x मान लेते हैं कि x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश दूरी के साथ दाब परिवर्तन की दर, दाब परिवर्तन की दर dp अपॉन dx है। ओके, यानी x अक्ष का अनुदिश दूरी के साथ दाब के परिवर्तन की दर कितना है? dp बाई dx है। तो अगर यहां का दाब dp है तो यहां का दाब कितना हो जाएगा?
यहाँ पे दाब dp है तो यहाँ पे दाब कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ के दाब p है यहाँ के दाब p है तो यहाँ के दाब p प्लस dp हो जाएगा। ओके, तो AC के सिरों पर तब अल्पांश AC के सिरों पर दबांतर कितना हो जाएगा, P प्लस dp माइनस P। AC भाग पे दाब, ये वाले भाग पे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, यहां पे दाब अगर P है, यहां पे दाब P प्लस dp हो जाएगा। दोनों में इस AC भाग, या देखो AC एक अल्पांश लिया है, एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस वाले भाग पे दाब P है, इस वाले भाग पे दाब P प्लस dp है। दोनों में अंतर कितना होगा, दोनों में अंतर हो जाएगा P प्लस dp माइनस P, यानी कि dp का अंतर। यह है सिरों पर दाबांतर। और अब हम देखते हैं इस दाबांतर के कारण, इस दाब के अंतर के कारण उस अल्पांश पर कितना बल लग रहा है। दाबांतर के कारण अल्पांश पर लगने वाला बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। तो दाब तो है भाई dp, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है a, तो ये a इंटू dp हो जाएगा। a इंटू dp, दाबांतर के कारण बाल पर लगने वाला बल, दाब इंटू क्षेत्रफल, dp इंटू a dp। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो f जो है कितना हो जाएगा, a, d को d रहने दीजिए, p का कुछ वैल्यू है माइनस ई dy बाई dx। ये मैंने p की वैल्यू पुट की है भाई, गई नहीं भाई, a dp था माइनस ई dy बाई dx, और मैं काम ये कर रहा हूं कि dx से डिवाइड कर रहा हूं और dx से भाग कर रहा हूं। डिवाइड और भाग दोनों एक ही होता है, तो dx से इंटू किया है और dx से भाग दिया है, तब जो f होगा कितना हो जाएगा, माइनस a डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वाई, और e भी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। e यहाँ पे आ गया और यहाँ पे dx एक्स्ट्रा है भाई। f इजक्वल टू माइनस ए ई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एफ इजक्वल टू, ये है उस अल्पांश AC पर लगने वाला बल दाबांतर के कारण। बात बल की कर रहे हैं और न्यूटन को भूल जाओगे, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं है। जहां पे बल की बात होती है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लेके आना ही है। लेके आइए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल क्या होता है भाई, m इंटू ए होता है। m इंटू ए होगा तो यहां पे कण, और जो उस AC अल्पांश में जो कण है जिसका विस्थापन y है, उस, अच्छा ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि जो बल लगेगा वो a डैश से a की दिशा में लगेगा। ये आपको याद रखना है, a डैश से a की दिशा में, तो उल्टा क्यों लिख रहा हूं, a डैश से a की दिशा में लगेगा, a डैश a दिशा में। माइनस का मतलब है कि जो बल लग रहा है वो a डैश a दिशा में लग रहा है, a डैश a दिशा में, ये जो बल है a डैश a दिशा में लग रहा है। ओके, ठीक है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से a डैश a दिशा में लग रहा है। पहली बात, इसको फिर से आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, a डैश a दिशा में है यानी विस्थापन के विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है। विस्थापन तो इधर हुआ है, बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। त्वरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्वरण को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर। ये कर्ण का त्वरण हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे विस्थापन बल के विपरीत है इसलिए इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। माइनस डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा त्वरण। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखो यार द्रव्यमान तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन। तो मान लीजिए कि जो भी आपने फ्लूइड, जो भी हमने तरल लिया है उसका घनत्व कितना है, उसका घनत्व रो है, हम पहले ले लिए हैं कि घनत्व उसका रो है।
आयतन, अल्पांश का आयतन कितना हो जाएगा, अल्पांश का आयतन हम निकाल चुके थे a इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा आयतन, ये हो जाएगा घनत्व, घनत्व में आयतन का इंटू किया तो क्या मिला, तो मिला द्रव्यमान, और द्रव्यमान में इंटू किया अगर त्वरण का तो क्या मिला, बल। ये बल और ये बल दोनों बराबर होने चाहिए, न्यूटन गलत नहीं होंगे। और हमने बड़ी मेहनत से कैलकुलेशन करके जो निकाला है, तो हम भी गलत कैसे हो सकते हैं, ये दोनों को बराबर होना चाहिए भाई, दोनों को बराबर कर दीजिए। कुछ नाम दे देता हूं मैं, मान लो ये नंबर 1 है, ये मान लो नंबर 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दीजिए, आगे जाना पड़ेगा, चलते हैं। तो समीकरण 1 क्या मिला है जनाब, माइनस ए ई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए ई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस रो है ना यहाँ पे, पहले तो रो, फिर ए इंटू डी एक्स और डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर। ओके, कुछ कुछ चीजें कट रही हैं, काटने का वक्त आ गया है। ए से ए कट जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो अगर बचता है क्या, मेरे पास बच जाएगा डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर ई वाई रो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसको भी आप समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं, इसको भी नहीं, इसी को समीकरण 3 लिख दीजिए। और अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे तरंग के व्यापक, एक जनरल इक्वेशन डिराइव किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, तरंग का एक सामान्य समीकरण जो है वो कुछ ऐसा होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, तरंग का एक सामान्य समीकरण, मान लो समीकरण 4, दोनों की तुलना कर दीजिए, दोनों की तुलना करने पे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर मिलेगा ई बाई रो, यानी वी मिलेगा रूट ओवर ई बाई रो। तो क्या हमको यही व्युत्पन्न करना था, क्या इसी की व्युत्पत्ति करनी थी, v इज इक्वल टू रूट ओवर ई बाई रो, v इज इक्वल टू रूट ओवर ई बाई रो, जहां पे e क्या है, ये है बल्क मॉडुलस ऑफ दैट फ्लूइड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और उस फ्लूइड का, उस माध्यम का घनत्व है। तो ये है किसी भी तरल में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। और अब हम बात करते हैं गैस, किसी भी गैसियस मीडियम में, किसी भी गैसीय माध्यम में स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और हम साउंड की बात करेंगे, ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहां पे, मैं आपको लाप्लास करेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, आप समझ गए होंगे। अगर हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं। गैसीय माध्यम में, गैसीय माध्यम में ध्वनि, हम ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि है बढ़िया सा हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है। गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम, तो हम लोग चलो जनरली एटमॉस्फेयर लेंगे, गैसीय माध्यम ही है ये है ना भाई, एटमॉस्फेयर क्या है। चलो न्यूटन की बात करेंगे, ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रूट ओवर ई बाई रो, ये न्यूटन का ही है। न्यूटन ने बोला कि जब भी किसी गैसियस मीडियम में यानी गैसीय माध्यम में ध्वनि का प्रवाह होता है, तो आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशन बनते हैं, रेयरफैक्शन बनते हैं, संपीड़न बनता है और विचलन बनता है। तो इन्होंने ये बोला है कि जब किसी भी गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग का प्रवाह होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन होता है, तो वहां पे जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फॉर्मेशन है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो फॉर्मेशन है, दैट इज वेरी वेरी स्लो। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यानी कि संपीड़न और विलयन का जो निर्माण होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिससे कि संपीड़न में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बाहर चली जाती है, माध्यम को चली जाती है, और विलयन में जो ऊष्मा की कमी आती है वो बाहरी माध्यम से अवशोषित कर ली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप शायद नहीं सुनेंगे कहीं, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान आपको ऐसे देना है कि जब भी किसी, कौन है ये फोन किया है, एक मिनट, ओके कॉल आ गया था, सॉरी। तो न्यूटन के अनुसार जब भी किसी गैसीय माध्यम में लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन होगा, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग का प्रवाह होगा,
तो वहाँ पे जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन होगा वो बहुत स्लो होता है। तो कंप्रेशन में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, संपीड़न में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो बाहरी माध्यम को चली जाएगी, और विलयन में ऊष्मा की जो कमी होगी वो बाहरी माध्यम से ले ली जाती है। यानी कि वहाँ पर ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन है, संपीड़न और विलयन का जो बनना और बिगड़ना है, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ताप में परिवर्तन नहीं होता, माध्यम के ताप में परिवर्तन नहीं होता, समतापी प्रक्रम है। जब ध्यान देना कैसे हम लोग चीज़ों को पढ़ना चाहिए। न्यूटन ने बोला कि किसी भी गैसीय माध्यम में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हिंदी में हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो बनेगा वो कैसा प्रोसेस है, यह समतापी प्रक्रम है। और उन्होंने बोला, आपको भी पता है, समतापी प्रक्रम में समतापी, तो भाई न्यूटन के अनुसार कैसा है, समतापी प्रोसेस है ये। समतापी प्रक्रम में ई जो होता है, ईटी समतापी प्रक्रम के लिए है, प्रारंभिक दाब के बराबर हो जाता है। समतापी प्रक्रम में ईटी यानी कि बल्क मॉडुलस प्रारंभिक दाब इनिशियल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उस केस में अगर आप वी निकालते हैं तो रूट और ई बाई रो हो जाएगा। ई की जगह पी लिखना पड़ेगा ना, पी बाई रो हो जाएगा। जब भी समझ लो, कोई भी डाउट, कोई भी शंका मैं अपने विद्यार्थियों के मन में रहने नहीं देना चाहता। न्यूटन कहते हैं, न्यूटन का यह मानना था कि जब भी किसी गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनि ले लो, ध्वनि का प्रवाह होगा, ध्वनि आगे बढ़ेगी, तो वहां पे जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेगा, संपीड़न और विलयन बनेगा, ये प्रोसेस समतापी है। और समतापी प्रक्रम में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्रारंभिक दाब के बराबर होता है। तो V इक्वल टू, ये आपने थर्मोडायनामिक पढ़ा है, ऊष्मागतिकी में आपने पढ़ा है, स्कूल लेवल में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, इसी सेकेंड ईयर में भी है थर्मोडायनामिक में। T इक्वल टू P हो जाएगा। तो अगर हम वायुमंडल की बात करते हैं तो बताओ भाई, वायुमंडलीय दाब कितना है, 1.013 इंटू 10 के घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और उसका जो दाब, जो आयतन है, वायुमंडल का जो आयतन है 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 280 मीटर पर सेकेंड आता है। बिल्कुल आपने पढ़ा है, ये स्कूल में भी पढ़ा है, 11th में भी है, 280 मीटर पर सेकेंड आता है। यानी कि न्यूटन के फॉर्मूले से, न्यूटन के अनुसार आप जाएंगे, जब आप ये मानेंगे कि ध्वनि का प्रवाह वायुमंडल में, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपोगेशन किसी भी फ्लूइड में, गैसियस मीडियम में, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो स्पीड आना चाहिए, लेकिन ध्वनि की चालिटी नहीं होती, आपको भी मालूम है। एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर ध्वनि का चाल वायु में इतना नहीं होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। ये 20 इधर 32 उधर, कितना 52 का अंतर आ जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ये मैच नहीं कर रहा है, यानी जरूर कुछ यहाँ पे दिक्कत है, जरूर कुछ दिक्कत है। और अब आते हैं लाप्लास का संशोधन। लाप्लास का संशोधन, आपके मन में कोई भी शंका रहने ही नहीं दूंगा, न रखूंगा न रहने दूंगा। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा न खाने दूंगा, न शंका रखूंगा न रहने दूंगा, ये मेरा मंत्र है। लाप्लास का संशोधन, लाप्लास ने क्या, इसमें करेक्शन ऑफ लाप्लास बोल सकते हैं हम लोग। लाप्लास ने क्या बोला कि यार न्यूटन का जो भी था, मेरे को उससे मतलब नहीं है, ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन इज सो फास्ट, जस्ट अपोजिट चले गए। इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन है बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतना जल्दी होता है कि कंप्रेशन की ऊष्मा ना तो बाहर जा पाती है, रेयरफेक्शन ऊष्मा ना तो अंदर आ पाती है, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। और ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं, कौन सा प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, और इंग्लिश में कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इनके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बहुत 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 जल्दी जल्दी बनते जाते हैं। और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में, कंप्रेशन में ऊष्मा ना तो बाहर जा पाती है, रेयरफेक्शन में ऊष्मा ना तो अंदर आ पाती है।
देखो उसमें अंदर नहीं आएगा, उसमें बाहर नहीं जाएगा, तब तापमान परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का यानी उष्मा का आदान प्रदान ना हो और रुद्धन प्रक्रम है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, कब साफ हो जाता है? इनके अकॉर्डिंग बोला समतापी यानी आइसोथर्मल, ये बोले ये रुद्धोष्म होना चाहिए। रुद्धोष्म होगा तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो आयतन रहता था, गुणांक है, जो बल्क मॉडुलस है, वो गामा टाइम्स पी होता है। दिस इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा। व्हाट इज गामा? आपने पढ़ा है गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। और अगर आप वायु के लिए देखेंगे तो वायु के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.41। गामा इज इक्वल टू 1.41। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब ये फॉर्मूला जो वेलोसिटी का है, v इज इक्वल टू रूट ओवर गामा पी अपॉन रो, सब कुछ वही रहेगा। गामा यानी कि 1.41, पी यानी कि 1.013 इंटू 10 के घात में 5 डिवाइडेड बाई 1.29। और अब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑलमोस्ट 332 मीटर प्रति सेकेंड। पहले न्यूटन के अकॉर्डिंग यहाँ था 280 मीटर पर सेकेंड, और लाप्लास ने जब अपना संशोधन किया है, जब ये बोला है कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, तब ये आ रहा है 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के जितना ही है। तो ये था लाप्लास करेक्शन। ओके, तो आई होप कि हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने किसी भी फ्लूइड में, किसी भी तरल में लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिराइव किया है और लाप्लास करेक्शन के बारे में भी पढ़ा है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।